नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार ऑनलाइन स्टडी गंगा चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं और एक बार नई वीडियो के साथ मैं पुनः उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है महाद्वीप एवं महासागरीय बेसिन की उत्पत्ति। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, वर्तमान समय में जो हमारे महाद्वीपों और महासागर की स्थिति है, यह प्रारंभ में ऐसी नहीं थी। ये धीरे धीरे जो है एक लंबी प्रक्रिया के दौरान जो है हमारे महाद्वीप और महासागर जो है वह कुछ इस कंडीशन में आए हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो हमारे महाद्वीप और महासागर की जो स्थिति है वह इस तरह से नहीं थी। ये धीरे धीरे एक लंबी प्रक्रिया के दौरान जो है यह बन करके इस तरह से आया है। तो आइए हम आज कुछ ऐसे सिद्धांतों और विचारों के बारे में चर्चा करेंगे जिससे यह स्पष्ट होगा कि हमारे महाद्वीप और महासागर पहले कैसे थे और आज आज वर्तमान में वो कैसे दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले जानने से पहले हम कुछ मूल बातों पर चर्चा करते हैं। जो समय हमारे महाद्वीप और महासागर जो हैं वह किस कंडीशन में है और कैसे हैं, पहले उनकी मूल बातों को जानने के बाद हम आगे की बातों पर चर्चा करेंगे। तो जैसा हम जानते हैं, हमारे संपूर्ण पृथ्वी के 70.8% भाग पर जो है वह जल का विस्तार पाया जाता है। 70.8% भाग पर जल विस्तार है और आपके 29.2% भाग पर जो है वह स्थल का विस्तार पाया जाता है। तो जल और स्थल का वितरण काफ़ी असमान है। इसके अलावा अगर हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा करें, अगर हम अपने ध्रुव क्षेत्रों को वर्तमान में अगर चेंज कर दें और अपने ध्रुव स्थिति को बदल दें, तो ऐसा हम देखेंगे कि हमारी संपूर्ण ग्लोब पर जो महाद्वीप और महासागर की वर्तमान में स्थिति है वह कुछ इस तरह से होगी कि जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है यह स्थल गोलार्ध में बदल जाएगा और जो दक्षिणी गोलार्ध है वह जल गोलार्ध में बदल जाएगा। अगर हम वर्तमान में अपनी ध्रुवीय स्थिति को चेंज करके अपने उत्तरी ध्रुव स्थिति को इंग्लिश चैनल के पास अगर हम मान लें और दक्षिणी ध्रुव को न्यूजीलैंड के पास अगर मान लिया जाए और उत्तरी ध्रुव को इंग्लिश चैनल के पास मान लिया जाए, तो हमारे संपूर्ण जो स्थल है उस स्थल का 83% जो भाग है वह उत्तरी गोलार्ध में होगा और जो जल राशि है उस जल राशि का 90.6% जो भाग है वह आपका दक्षिणी गोलार्ध में होगा। तो इस तरह से जो उत्तरी गोलार्ध है वह स्थल गोलार्ध हो जाएगा और जो दक्षिणी गोलार्ध है वह जल गोलार्ध में बदल जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो स्थल है वह उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं और जो सबसे ज़्यादा जल है वह दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में जो है जल की अधिकता है और उत्तरी गोलार्ध में स्थल की प्रधानता पाई जाती है। तो पहली बात। दूसरी बात हो गई, पहली बात आपकी हो गई कि हमारा जो उत्तरी गोलार्ध है यह स्थल प्रधान है, यानी उत्तरी गोलार्ध में जो है स्थल की प्रधानता पाई जाती है, स्थल ज़्यादा पाए जाते हैं, भूखंड ज़्यादा मिलते हैं। इसके अलावा जो हमारा दक्षिणी गोलार्ध है दक्षिणी गोलार्ध जो है वह जल प्रधान है, यानी दक्षिणी गोलार्ध में जो है वह जल की प्रधानता पाई जाती है। इस तरह से हमारा जो उत्तरी गोलार्ध है वह स्थल प्रधान है और दक्षिणी गोलार्ध जल प्रधान। वर्तमान गोलार्धों की अगर हम स्थितियां अगर हम ध्रुवों की बदल दें, अगर हम उत्तरी ध्रुव को इंग्लिश चैनल के पास मान लें और दक्षिणी ध्रुव को जो है वह न्यूजीलैंड के पास मान लें, तो हमारा उत्तरी ध्रुव जो है वह स्थल गोलार्ध हो जाएगा, जबकि जो दक्षिणी ध्रुव है वह जल गोलार्ध में बदल जाएगा। और हमारे स्थल का जो 83% भाग है वह उत्तरी गोलार्ध में होगा और जो जल का 90.6% भाग है वह दक्षिणी गोलार्ध में हो जाएगा। इसके अलावा तीसरी बात, हमारे जो महाद्वीप एवं महासागर हैं ये त्रिभुज के आकार में है। हमारे महाद्वीप एवं महासागर त्रिभुज के आकार में है।
हमारे जितने भी महाद्वीप और महासागर जो है वह त्रिभुज के आकार में फैले हुए हैं। जैसे आप देख लीजिए, यह हमारी दक्षिणी अमेरिका, यह उत्तरी अमेरिका, यह आपका अफ्रीका महाद्वीप, यह सब त्रिभुज के आकार में। तो जो महाद्वीप है, केवल ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जिसका आकार त्रिभुज के आकार में नहीं है, वरना सभी महाद्वीप हमारी यूरेशिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ये सब जो है वह त्रिभुज के आकार में। और इनका जो आधार है वह आर्कटिक सागर की तरफ, यानी उत्तर की तरफ आधार है और दक्षिण की तरफ इनका शीर्ष पाया जाता है। ठीक इसके ठीक विपरीत जो है हमारे महासागरों की स्थिति है। हमारा महासागर भी त्रिभुज के आकार में, आधार जो है वह दक्षिण की तरफ है और जो शीर्ष है इसका उत्तर की तरफ पाया जाता है। तो हमारे महाद्वीप और महासागर जो है वह वर्तमान में त्रिभुज के आकार में पाए जाते हैं। महाद्वीपों का जो आधार है यह उत्तर की तरफ पाया जाता है, जबकि महासागरों को जो आधार है वह दक्षिण की तरफ पाया जाता है। तो पहली कंडीशन, हमारा उत्तरी गोलार्ध में स्थल की प्रधानता है, दक्षिणी गोलार्ध में जल की प्रधानता है, और हमारे महाद्वीप और महासागर जो है वह त्रिभुज के आकार में फैले हुए हैं। इसके अलावा चौथी बात, हमारे वर्तमान महाद्वीप और महासागर की जो स्थितियां हैं वह ठीक स्थल और जल के विपरीत पाई जाती हैं। कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए, जैसे लगभग 44% ऐसी स्थिति है हमारे इस भूखंड की जिसमें सागर के विपरीत सागर मिलता है, सागर के विपरीत सागर है, और मात्र 1.4% ऐसी स्थिति है जहां स्थल के विपरीत स्थल मिलता है। वरना अगर बड़े पैमाने पर देखा जाए तो हमारे सागर के विपरीत स्थल की और स्थल के विपरीत जो है वह सागर की स्थिति पाई जाती है। यानी जो महाद्वीप और महासागर है वह एक दूसरे के विपरीत। जैसे हमारे उत्तरी ध्रुव पर देखा जाए तो उत्तरी ध्रुव जो हमारा उसके चतुर्दिक जो है स्थल है, जबकि जो बीच का भाग है वह जल से आवृत है। वहीं हमारा जो दक्षिणी ध्रुव है वह स्थल से आवृत है, यानी जल से घिरा हुआ है, यहाँ पर स्थल की प्रधानता पाई जाती है। तो सभी महाद्वीप और महासागर जो हैं जल और स्थल एक दूसरे के विपरीत स्थिति में पाए जाते हैं। तो ये आपकी चौथी कंडीशन हो गई। हमारे उत्तरी गोलार्ध में स्थल की प्रधानता है, दक्षिणी गोलार्ध में जल की प्रधानता है। हमारे सभी महाद्वीप और महासागर जो है वह त्रिभुज के आकार में पाए जाते हैं, जिसमें महाद्वीपों का जो आधार, त्रिभुज का आकार का आधार है वह उत्तर की तरफ पाया जाता है और शीर्ष दक्षिण की तरफ होता है, जबकि ठीक इसके विपरीत जो महासागर हैं उनका आधार दक्षिण की तरफ है और शीर्ष जो है वह उत्तर की तरफ पाया जाता है। इसके अलावा सागर के विपरीत ठीक है सागर के विपरीत जो है वह स्थल की स्थिति पाई जाती है, केवल अगर कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए। जैसे संपूर्ण स्थल खंड में हमारे 44% भाग ऐसे हैं जिसमें सागर के विपरीत सागर की स्थिति मिलती है, जबकि 1.4% ही स्थल ऐसे हैं जिसमें स्थल के विपरीत ठीक स्थल की स्थिति मिलती है। वरना अगर संपूर्ण ग्लोब पर देखा जाए तो संपूर्ण भाग में जो है स्थल के विपरीत जल और जल के विपरीत जो है वह स्थल की में प्रधानता पाई जाती है। तो इस तरह से जो है हमारे महाद्वीप और महासागर जो है वर्तमान समय में हमारे ग्लोब पर जो है वह फैले हुए हैं। तो ये महाद्वीप और महासागर जो आज प्रमाणित है कि एक वर्तमान में जैसे है वैसे पहले नहीं थे, इनका एक प्रक्रिया के तहत जो है वह निर्माण हुआ है। तो इसके संबंध में बहुत सारे विद्वानों ने जो है अपने अपने अलग अलग विचार दिए हैं। वर्तमान कंडीशन को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे विद्वानों ने अपने विचार दिए हैं। तो बारी बारी से हम उन विचारों को जानेंगे और उनकी विश्लेषण करेंगे, उनकी व्याख्या करेंगे कि किस विद्वान ने किस बात से और किस तरह से यह प्रमाणित किया है कि हमारे महाद्वीप और महासागर की जो वर्तमान स्थिति है वह प्राप्त होती है। तो इस संबंध में बहुत सारे विद्वानों के विचार आते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर उन्हीं विद्वानों के विचारों के बारे में चर्चा करेंगे जो प्रमाणित हैं और ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। प्रमुख सिद्धांत,
तो हम चर्चा करेंगे महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति से संबंधित विद्वानों द्वारा दिए गए प्रमुख सिद्धांतों की। इसमें सबसे पहले नाम आता है लॉर्ड केल्विन का। लॉर्ड केल्विन लॉर्ड केल्विन का सिद्धांत जो है वो बहुत मायने नहीं रखता है, लेकिन इन्होंने भी जो है महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति से संबंधित जो है अपने विचार दिए हैं। लॉर्ड केल्विन का कहना था कि हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति जो है एक कुंडलाकार निहारिका से हुई है। उन्होंने कहा कि हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति जो है एक कुंडलाकार निहारिका से हुई है, यानी पृथ्वी हमारी जो प्रारंभ में थी वह वायव्य अवस्था में थी। हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति जो है एक कुंडलाकार निहारिका से हुई, यानी पृथ्वी हमारी शुरू में जो किस अवस्था में थी, वायव्य यानी गैसियस अवस्था में थी। धीरे धीरे पृथ्वी जो का आकार है वह धीरे धीरे यह शीतल होती गई, और शीतल होने के कारण जो इसका बाहरी भाग था वह ठोस हो गया। इसका जो धरातल का निर्माण हुआ उसके बाहरी भाग के ठंडा होने से हुआ। धीरे धीरे पृथ्वी में शीतल होती रही, और अत्यधिक शीतल होने के कारण जो है इसमें संकुचन हुआ। संकुचन के कारण जो है कुछ भाग नीचे धंस गए और कुछ ऊपर ही उठे रहे। जो भाग नीचे धंस गए, नीचे धंसे जो भाग थे वे महासागर बने, और ऊपर उठे भाग जो थे वे महाद्वीप बने। ठीक, तो लॉर्ड केल्विन का यही कहना था कि हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति जो है ये कुंडलाकार निहारिका से हुई है, ये एक वायव्य अवस्था में थी। धीरे धीरे पृथ्वी निर्माण के बाद ये धीरे धीरे शीतल होने लगी, और शीतल होने लगी तो इसका बाहरी भाग पहले शीतल होकर के ठोस हो गया। निरंतर शीतल होने की प्रक्रिया जो है वह जारी रही, और अत्यधिक शीतल होने के कारण इसमें संकुचन आ गया, और संकुचन होने के कारण जो है इसका कुछ भाग नीचे धंस गया और कुछ भाग ऊपर उठ गया। जो नीचे धंसा हुआ भाग था वह महासागर का रूप महासागर बने, और जो ऊपर उठा हुआ भाग था उससे महाद्वीपों की रचना होती है। बाद में जो है वह जलवाष्प के संघनित होने के कारण जो धंसा हुआ भाग पर उस पर वर्षा हुई, वृष्टि के कारण वह जल से आवृत हो गया तो महासागर बन गया, और जो ऊपर उठे भाग थे वह महाद्वीप बन गए। तो ये इनका छोटा सा एक विचार सिद्धांत था, लेकिन इनका सिद्धांत बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है और ना ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ, क्योंकि इसने इन्होंने जो है कोई ऐसी ठोस बात ही नहीं बताई। क्योंकि हमारे महाद्वीप और महासागर की जो उत्पत्ति हुई है वह प्रवाह के कारण हुई है। आगे हम इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन इन्होंने जो बात कही तो उनके अनुसार इन्होंने अस्थायित्व के सिद्धांत का समर्थन किया कि सब कुछ जो जैसे आज है वह शुरू से ऐसे ही रहा है, पर ऐसा नहीं है। जैसा आज हमारे महाद्वीप और महासागर हैं वह शुरू से ऐसे नहीं रहे हैं, वह पहले एक में थे, धीरे धीरे वो टूट करके अलग हुए हैं। तो इनके अनुसार अगर माना जाए, लॉर्ड केल्विन के अनुसार हम मानते हैं तो हमारे जो महाद्वीप और महासागर शुरू से ही ऐसे ही, जबकि ऐसा नहीं था। इस आधार पर इनकी जो है काफ़ी आलोचना हुई कि अगर इनके अनुसार अगर मान लिया जाए तो हमारे महाद्वीप और महासागर जो है जहाँ पर हैं वहाँ पर वैसे ही थी। तो ये गलत है। जहाँ हमारे महाद्वीप और महासागर आज जैसे हैं वैसे पहले नहीं थे, ये पहले कुछ और तरह से थे और आज जो है कुछ और तरह से। दूसरी बात, इन्होंने अस्थायित्व के सिद्धांत का समर्थन किया, तो ये पूर्ण रूप से जो है गलत है, क्योंकि अस्थायित्व के सिद्धांत को नकार दिया गया है वर्तमान में। तो आज ये माना ही नहीं जा सकता कि हमारे महाद्वीप और महासागर जो है जैसे हैं वैसे पहले थे। तो लॉर्ड केल्विन का ये छोटा सा सिद्धांत था। इन्होंने छोटी सी एक बात बताई थी कि हमारे महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति कैसे हुई। तो लॉर्ड केल्विन का सिद्धांत बहुत मायने नहीं रखता है। इनका सिद्धांत जो है वह तर्कहीन है और इस पर बहुत ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही ये बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने जो बातें बताई वो इनका पूर्ण रूप से खंडन कर दिया गया और इनके सिद्धांत को नहीं माना जाता कि ये महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति को बताने में पूर्ण रूप से इनका सिद्धांत जो है वह असमर्थ। दूसरी परिकल्पना जो है लेपवर्थ एवं लव की परिकल्पना है। लेपवर्थ और लव ने कहा कि महाद्वीप एवं महासागर, पहली परिकल्पना लॉर्ड केल्विन की थी। लॉर्ड केल्विन ने क्या बताया कि लॉर्ड केल्विन ने बताया कि हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति जो है एक कुंडलाकार निहारिका से हुई है। प्रारंभ में यह वायव्य अवस्था में थी, धीरे धीरे जो है यह शीतल होती गई। शीतल होने के कारण इसका जो बाह्य भाग है वह ठोस होकर के धरातल का निर्माण हो गया। धीरे धीरे इसमें उष्मा का ह्रास होने से कारण इसमें संकुचन होता रहा और संकुचन के कारण जो है
इसके कुछ भाग नीचे धंस गए और कुछ ऊपर उठे रहे। जो भाग नीचे धंस गए उसमें महासागर और जो भाग ऊपर उठे रहे उसमें महाद्वीपों की रचना होती है। चूँकि इनका सिद्धांत अस्थायित्व पर आधारित था, यह पूर्ण रूप से जो है इसका खंडन किया गया। इनका सिद्धांत जो है वर्तमान महाद्वीपों की उत्पत्ति और महासागरों की उत्पत्ति को समझाने में जो है पूर्ण रूप से असमर्थ रहा। तो इनके सिद्धांत की कोई वैल्यू नहीं रही। इसके बाद दूसरा मत जो है वह आता है लैपवर्थ एवं लॉ की परिकल्पना। लैपवर्थ एवं लॉ की परिकल्पना लैपवर्थ का इस मान्यता पर आधारित है कि हमारे महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति का कारण बड़े पैमाने पर धरातल पर बलन का होना है। इन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर धरातल पर बलन की प्रक्रिया हुई और इस बलन की प्रक्रिया के कारण हमारे महाद्वीप और महासागर बने। तो इन्होंने कहा कि प्रारंभ में पृथ्वी हमारी गर्म अवस्था में थी, तप्त अवस्था में थी। धीरे धीरे जब यह ठंडी हुई तो ठंडे होने के कारण इसके धरातल पर संकुचन हुआ और उस संकुचन के कारण जो है धरातल पर बलन हो गया और उस बलन के कारण बड़े बड़े धरातल पर मोड़ पड़ गए और इस बलन में जो उठा हुआ भाग था, यानी जिसे हम कहते हैं अपनति, और जो धंसा हुआ भाग होता है उसे कहा जाता है अभिनति। तो इन्होंने कहा कि बलन की प्रक्रिया के दौरान जो ऊंचा उठा हुआ भाग था उस पर हमारे महाद्वीप और जो नीचे धंसे हुए भाग थे उस पर हमारे महासागरों की रचना होती है। इन्होंने लैपवर्थ ने जो है बहुत सारे महाद्वीप और महासागरों की तली का अध्ययन करने के बाद जो अपना यह सिद्धांत दिया कि हमारे महाद्वीप और महासागर जो है संकुचन के परिणाम स्वरूप हुए बलन के कारण जो है उत्पन्न हुए, यानी धरातल पर बड़े पैमाने पर बलन हुआ और उस बलन के कारण जो है जो अपनति थी उस पर महाद्वीप और जो अभिनति थी उस पर महासागर बने। उन्होंने उदाहरण स्वरूप उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका जो है ये अपनति का ही परिणाम है, क्योंकि अपनत के कारण जो है इसके किनारे जो है वह बलित हो गए, जिससे रॉकीज और एंडीज पर्वत तथा पूर्व में अपलेशियन पर्वतमाला की जो है वह उत्पत्ति होती है और बीच में जो है यह अमेरिका का मैदानी भाग जो है वह अभिनति का परिणाम है। और जो रॉकीज और एंडीज पर्वत और जो अपलेशियन पर्वत है यह अभिनति जो है वह अपनति का परिणाम है और जो ये बीच का भाग है वह अभिनति का परिणाम है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका तथा इधर आपका यूरोप और यह अफ्रीका महाद्वीप, ये दोनों भी हमारे अभिनति और अपनति के ही परिणाम हैं। यानी अभिनति के कारण हमारे ये महाद्वीपी भाग और अपनति के कारण ये हमारे महाद्वीपी भाग और अभिनति के कारण जो है वह हमारे अटलांटिक महासागर की रचना होती है। तो जो हमारा अटलांटिक महासागर है वह अभिनति है और जो यूरोप और अफ्रीका तथा दक्षिणी और उत्तरी अमेरिका है यह जो है वह अपनति का परिणाम है। तो लैपवर्थ और लॉ ने जो है यह अपना विचार दिया कि महाद्वीप और महासागर की जो उत्पत्ति होती है यह बड़े पैमाने पर धरातल पर बलन के कारण हुआ। यानी जब पृथ्वी पर संकुचन हुआ, पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हुई तो उसके धरातल में संकुचन हुआ और वो संकुचन के कारण जो है उस पर दबाव हुआ और दबाव के कारण जो है कुछ भाग ऊपर उठ गए और कुछ नीचे धंस गए। तो इस तरह से जो ऊपर उठा हुआ भाग था वह महाद्वीप और जो नीचे धंसा हुआ भाग था वह महासागर बना। तो इस तरह से लैपवर्थ और लॉ ने भी जो अपना विचार प्रकट किया, पर इनका भी सिद्धांत जो है वह दोष रहित नहीं है, बल्कि इसमें भी बहुत सारे दोष हैं। इन्होंने भी अस्थायित्व के सिद्धांत का समर्थन किया है और इन्होंने जो वर्तमान बातें बताई हैं वह पूर्ण रूप से सही नहीं है। हमारे महाद्वीप और महासागर बलन की प्रक्रिया के परिणाम नहीं है। तो इस तरह से लॉर्ड केल्विन की तरह जो है वह लैपवर्थ एवं लॉ की परिकल्पना का भी पूर्ण रूप से खंडन किया जाता है। तो ये थे कुछ सामान्य सिद्धांत जिनकी चर्चा जरूरी है। इसके बाद हमारे मुख्य और भी सिद्धांत, मुख्य जो सिद्धांत इसके बाद आते हैं। तो पृथ्वी, हमारे महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति से संबंधित ये विचार जो है लॉर्ड केल्विन और लैपवर्थ एवं लॉ की है कि हमारे महाद्वीप और महासागर कैसे बने हैं। तो जहाँ पर केल्विन का कहना है कि संकुचन के कारण जो है नीचे तली धसी और ऊपर उठा भाग महाद्वीप और महासागर बने, वहीं जो है हमारे लैपवर्थ एवं लॉ कहना है कि बलन हुआ और बलन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ऊपर उठा हुआ भाग महाद्वीप बना और जो नीचे धंसा हुआ भाग है वह महासागर बन गए। तो इस तरह से दोनों विद्वानों का जो विचार है वह पूर्ण रूप से इसका खंडन किया गया और के जो विचार हैं, इनकी जो मान्यताएं हैं वह महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति को पूर्ण रूप से समझाने में असफल है। तो इनके सिद्धांतों का बहुत कुछ मान्य नहीं है, लेकिन इनको भी जानना जरूरी है।